नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संजय कुमार सैनी और आप सुन रहे हैं रियल गोस्ट हिंदी चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये है अतृप्त आत्मा अधूरी प्यास। हाल ही में शादी हुए नए जोड़े निखिल और सुमन, दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो होता है ना, चट मंगनी पड़ गया, ऐसे उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई। अरेंज मैरिज, घर में मेहमानों की कमी नहीं। दोनों ने 20 दिन की शादी की छुट्टी डाली थी। आखिर के 7 दिन बचे थे और दोनों को एक साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। घर में ऐसा एक भी कोना नहीं था जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताए। आखिरकार अमित यानी निखिल के बड़े भाई ने ऊटी के लिए रिजर्वेशन कर दिया और वहां के ऊंचे पहाड़ पर उनके लिए एक हनीमून सूट भी बुक कर दिया। अगले ही दिन निखिल और सुमन ऊटी पहुंच गए। कैब से वो सीधा कॉटेज पहुंचे। वो लकड़ी की झोपड़ी जैसी कॉटेज देख के सुमन भूले न सके। दूर दूर तक प्रिंट ऑफ साइलेंस था। ऐसे ही बहुत सारे सूट थोड़ी ही दूरी पे थे। कॉटेज के बाहर नीले रंग का तालाब आंखों में बस गया था। यही आसमान को छू लेने वाले नीलगिरी के ऊंचे ऊंचे पेड़। सुमन बहुत खुश थी। सफर की थकान के कारण सुमन बाथरूम में शावर लेने चली गई। वही लॉन में निखिल कुर्सी पे लेट गया। तभी सुमन के चिल्लाने की आवाज आई। निखिल बिना वक्त जाया किए अंदर बाथरूम की ओर दौड़ पड़ा। सुमन दौड़ते हुए बाथरूम से आई और निखिल के गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ सुमन? निखिल ने पूछा। निखिल, शावर से अचानक लाल पानी आने लगा। निखिल ने दरवाजा खोलकर शावर चालू करके देखा पर उसे वैसा कुछ भी नजर नहीं आया। सुमन के पीठ को सहलाते हुए निखिल ने कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है और तुम बुरा न मानो तो मैं यहीं रुक जाता हूं। निखिल की ये बात सुनकर सुमन शर्मा गई। शाम के 5 बज चुके थे, इसलिए कहीं घूमने जाना अब मुमकिन नहीं था। इसलिए पास ही के लोकल मार्केट में चक्कर लगाने के लिए दोनों तैयार हो गए। नीचे तलहट पे चाय की टपरी पे दोनों चाय पी रहे थे। तभी निखिल की पीठ थपथपाते हुए एक 24-25 साल का लड़का वहां आया। कपड़ों से तो वो टपोरी लग रहा था। निखिल ने गर्दन घुमाते हुए उसे देखा। तभी वो लड़का बड़बड़ाने लगा, इस बार कहाँ रुके हो साहब? निखिल थोड़ा हड़बड़ा गया और सुमन का हाथ पकड़ के उसे वहां से दूर ले गया। सुमन के मन में कई सवाल हुए। कौन था वो और निखिल को कैसे पहचानता है? सुमन ने तुरंत निखिल से पूछा, पर निखिल ने नजरअंदाज किया और कहने लगा, ये ऐसे टूरिस्ट लोगों से पहचान दिखाते हैं और फिर पहचान की दुकान में खरीदारी के लिए लेके जाते हैं। उन्हें कमीशन जो मिलता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना बेहतर है। निखिल की ये बात सुनकर सुमन ने राहत भरी सांस ली और फिर दोनों वापस कॉटेज चले गए। दिन में मन को लुभाने वाला कॉटेज रात को किसी भूतिया हवेली से कम डरावना नहीं था। ऊपर से ये काली रात और बाहर टिमटिमाते दिए की धुंधली से रोशनी। निखिल ने कॉटेज का दरवाजा खोला, हॉल से होकर बेडरूम की ओर गया। बेडरूम का दरवाजा खोला और सुमन को आवाज लगी, सुमन सुमन। सुमन दौड़ती हुई आई। क्या हुआ निखिल? और दोनों की खुशी 7वें आसमान पर थी। पलंग फूलों से सजाया हुआ था। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, मानो उनकी कल्पना सच हो गई। दोनों बातों में उलझे हुए थे। मुझे वक्त का कुछ अंदाजा नहीं। दोनों बातों में मंत्र लगे हुए। तभी निखिल सुमन की ओर बढ़ा और कमरे की लाइट बंद। तभी सुमन की नजर आईने पर निखिल बाहर नहीं है। वो बहुत डरी हुई थी। उसके लफ्ज कपकपा रहे थे। निखिल ने लाइट चालू करके सुमन को शांत किया और पूछा, कौन था? उसने कहा, आईने में एक लड़की थी। उसकी आंखें सफेद थी, पूरे चेहरे पे खून ही खून था। आईने के अंदर से हाथ बाहर निकालती कि तभी मैं चिल्लाई। निखिल का भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं था। उसने सुमन को समझाया और कहा, लाइट चालू ही रखते हैं, मैं यही हूं, तुम सो जाओ। निखिल उसे सुलाकर बाथरूम में चला गया और तभी बिजली चली गई। अंधेरे में निखिल को किसी ने गर्दन पे काटा और उसे पीठ के बल गिराकर उसकी छाती पे कोई नाखून और दांत से घाव कर रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर लाख कोशिश के बाद वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था।
कपकपाती वाली ठंड में निखिल पसीने से पानी पानी हो चुका था। तभी बिजली गिरी और उसे वो चेहरा दिखा। बिखरे हुए बाल, पलके न झपकने वाली बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर नाखून के निशान और वो डरावनी आवाज। निखिल ने उसे पहचान लिया। उसने सोचा, अब मेरा मृत्यु अटल है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसे तो करके झटपटा कर निखिल बाथरूम से बाहर आया। मुंह पे पानी, कटकटा के उसका पानी। डर के मारे उसका शरीर कपकपा रहा था। वो सुमन के नजदीक आके बैठ गया। तभी सुमन की आंख खुल गई। निखिल की ऐसी हालत देख के वो डर गई। निखिल ने उसके साथ घटी हुई घटना के बारे में बताया। दोनों ने यहाँ से चले जाने का निर्णय लिया। निखिल मैनेजर से बात करने चला गया और सुमन बाहर बैठी हुई थी। तभी वहां काम करने वाली बूढ़ी औरत को सुमन ने देखा और वो उससे बात करने लगी। सुमन ने कहा, कल से कॉटेज में हमें किसी के होने का एहसास हो रहा है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? बूढ़ी औरत ने सुमन से कहा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। बगल वाले कॉटेज में भी जुड़ा है, लड़की तो बच गई पर लड़के को नहीं छूटा उसने। बहुत लोगों को यहाँ अलग अलग अनुभव होते हैं। रात में चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए ज्यादातर यहाँ कोई आता नहीं। एक अतृप्त आत्मा है। तुमने मुझे पूछना इसलिए बताया। यहाँ के लोग आप पुरुष लोग के भरोसे पेट भर पाते हैं, इसलिए उस बारे में कोई कुछ नहीं कहता। तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे कहते हुए बूढ़ी औरत वहां से चली गई। कॉटेज में लौट गई। दोनों ने पैकिंग कर दी। तभी प्रकृति रंग दिखाने लगी। जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। बारिश रुके बिना यहाँ से निकलना मुश्किल था। बहुत कोशिश और 2 गुने कीमत के साथ एक गाड़ी मिल गई। दोनों गाड़ी में बैठ गए। तेज हवाएं, रास्ते के दोनों तरफ झूल रहे पेड़, काला घना अंधेरा, हेडलाइट की रोशनी और तेज बारिश को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ती हुई हमारी गाड़ी। सब डरे हुए थे और अचानक वो आत्मा गाड़ी के सामने आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स ली। वो हवा में तैर रही थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपने कर्कश आवाज में वो बार बार यही कह रही थी। कभी कांच पे तो कभी गाड़ी के छत पे वो अपने नाखूनों से कुरेद रही थी। कच्चे रास्ते से गाड़ी कॉटेज की ओर चलने लगी। सुमन बहुत घबराई हुई थी। निखिल का हाथ थामे वो सही सलामत कॉटेज पहुंचने की मन में दुआ कर रही थी। आखिरकार वो कॉटेज पहुंच गई। अब बारिश भी रुक चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा, पूरा गांव नेत्रस्त था। वो अतृप्त आत्मा निखिल की ओर तेजी से बढ़ गई। तभी सुमन ने निवेदन किया, क्यों पीछे पड़ी हो हमारे? क्या बिगड़ा है तुम्हारा? प्लीज हमें जाने दो। सुमन के चुप होते ही वो अपने कर्कश आवाज में कहने लगी, क्या बिगड़ा है अपने पति से? ऐसे कह के वो रोने लगी। उसकी ये दिल चिरने वाली बात सुनकर सुमन ने शक की नजर से निखिल की ओर देखा और वो आत्मा अपनी कहानी बयां करने लगी। मेरा नाम निशा है। कुछ साल पहले तुम्हारा पति और उसके कुछ दोस्त इसी सूप में रुके थे। मेरे पति, मैं और मेरी बेटी, हमारा छोटा सा परिवार था। बहुत खुश थे हम। एक एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हुई। मैं और मेरी बेटी का गुजारा करने के लिए मैं इसी कॉटेज के पीछे किचन में शेफ का काम करती थी। एक रात मैं ड्यूटी खत्म करके निकल रही थी। तभी तुम्हारे पति ने किचन की ओर आके कहा, कुछ खाने मिलेगा? मैंने कहा नहीं, अभी मेरी शिफ्ट खत्म हो गई। उसने बहुत मेहनत करने के बाद उसने कहा, कम से कम ब्रेड बटर दे। मैं किचन की ओर बढ़ी। तभी पीछे से तुम्हारे पति ने मुझे चपका दिया। मुझे मारने लगा, जबरदस्ती करने लगा। मैं खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी इसमें उसके 2 दोस्त भी शामिल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की, मुझे 2 साल की बेटी घर पे है। मेरी रात देख रही है। मेरे किसी ने नहीं सुना। आखिरी दम तक मैं मेहनत करती रही। मैं अधमरी सी हूँ, आंखों के सामने अंधेरा छा। फिर मुझे गोली में भर के मारने में पड़ी। मेरी बेटी को मुझे बहुत पढ़ाना था। माँ बाप दोनों का प्यार उसे देना था, पर वो अनाथ हो गई। यहाँ के लोगों ने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। उसकी कहानी सुन के सुमन को निखिल पे बहुत गुस्सा आया, पर वो ठहरी एक भारतीय स्त्री जो अपने पति को मौत के मुंह से निकलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। सुमन ने निखिल को निशा की माफी मांगने को कहा। निशा की जान उसकी बेटी में थी, ये सुमन ने जान लिया था। निखिल के प्राण की भीख मांगते हुए सुमन ने निशा से कहा, मैं तुम्हारी बेटी की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। उसे अपनी सगी बेटी की तरह संभालूंगी।
उसे अच्छी शिक्षा दूंगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। ये सुन के निशा की अतृप्त आत्मा शांत हो गई। सवेरे ही सुमन और निखिल ने निशा की बेटी की पूछताछ की। आश्रम में जाकर गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करके 4 साल की मुस्कान को अपने साथ ले आए। अब वो आत्मा किसी को भी दिखाई नहीं देती। शायद उसकी जान उसकी बेटी में अटकी हुई थी। अभी वो मुक्त हो गई और हनीमून सूट भी उसकी आत्मा से मुक्त हो गई। शायद कुछ प्यासे मरने के बाद भी अतृप्त रह जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी आत्माएं सच में होती हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं संजय कुमार सैनी, मिलता हूं अगली कहानी के साथ।